हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10th के एक नए टॉपिक के बारे में एक नई चर्चा पे बात करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 जय प्रक्रम। जय प्रक्रम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम आपके सामने कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं जय प्रक्रम के बारे में। इस जय प्रक्रम वाले चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा होगा, आज हम यहाँ पे इस चैनल पे हम आपके पूरी क्लास 10th की साइंस को लेके आने वाले हैं विद अच्छे अच्छे एनिमेशन के साथ, अच्छे अच्छे स्लाइड के साथ, जिससे कि आप विजुअलाइज तरीके से पढ़ सकें। तो दोस्तों, बेल आइकन शेयर करते रहिएगा, जिससे कि आप सभी को इसकी अपडेट रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों, एक बात अच्छे तरीके से समझते हैं। जैव प्रक्रम से समझने से पहले जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया कौन सी होती है? जो जिंदा रहने के लिए मनुष्य को आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं। जैव प्रक्रम या फिर जैविक प्रक्रिया किसको कहते हैं? वे सभी प्रक्रियाएं जो मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, मनुष्य के शरीर के रखरखाव के लिए, मनुष्य के शरीर के संचालन के लिए आवश्यक होती हैं। क्या कहलाती हैं? जैविक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो कितनी होती हैं दोस्तों जैविक प्रक्रियाएं? पहली बात तो ये। अच्छा, जैविक प्रक्रिया क्या होती है? वे सभी प्रक्रियाएं जो मनुष्य को जिंदा रखने के लिए और शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जैविक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। और जैविक प्रक्रियाएं होती कितनी है? टोटल 6। कितनी होती है? टोटल 6। अरे बोला नहीं आपने, कितनी होती है? टोटल 6। लाला कितनी होंगी? 6। कौन कौन सी? पोषण। कौन कौन सी? पोषण। कौन कौन सी? पोषण। नंबर पहली है पोषण। मतलब कि जिंदा रहने के लिए पहले खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे भूख प्यास से। पोषण के बाद होता है श्वसन। क्या होता है श्वसन? बाद में समझेंगे। पोषण के बाद क्या होता है? श्वसन। सांस लेना, सांस के द्वारा ऊर्जा को तोड़ना भी जरूरी है। सांस लेना जरूरी है। आप अभी ऐसा समझिए, श्वसन का मतलब है अभी आपके लिए सांस लेना, और आगे जाके हम बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर रहे होंगे। तो सांस लेना, श्वसन जरूरी है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय, उपापचय जरूरी है। उपापचय क्या? रिप्रोडक्शन, मतलब कि सेक्स करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम केवल क्या करते रहे कि भाई सारी चीज हो रही है पर हम आगे बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर समाज नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरी मनुष्य जाति ही बच्चे पैदा करे तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में केवल एक ही बात कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि होगी ही नहीं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है आगे आने वाली पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। तो रिप्रोडक्शन, पुनर्जनन भी जरूरी है। पुनर्जनन के बाद क्या आता है दोस्तों? एक्सक्रीजन। अब हमने खाना खा तो लिया, खाना पचा तो लिया, पर हमने जो कुछ खाना खाया है उसमें कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ होंगे, जिनको हम पॉटी के थ्रू, पेशाब के थ्रू, अपनी स्वेटिंग के थ्रू और भी अलग 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 ग्लैंड के थ्रू हम क्या करते हैं? बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी बिल्कुल प्योरीफाई रह सके। अगर हम क्या करें भाई, हम पोटी करने ना जाए तो पेट फूला रहेगा। क्यों फूला रहेगा? क्योंकि हमने अपशिष्ट पदार्थ को अपने पेट के अंदर जमाया हुआ है। ये निकलेगा का जब हम जाएंगे लोटा लेकर के तब। तो क्या हमें बात समझ में आ रही है? हमारा बही क्षेपण, क्या? बही क्षेपण। आप जो पोटी करने जाते हो उसी को बही क्षेपण कहते हैं, किसी और को नहीं कह रहा हूं मैं। बही क्षेपण के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। आपने शायद कभी सुना हो कि अरे एक नस ब्लॉक हो गई, उसमें हाथ में ब्लड नहीं जा रहा, तो हाथ उठ नहीं रहा है। जिस हाथ में ब्लड नहीं जा रहा वो हाथ नहीं उठ रहा, और सिर में ब्लड नहीं आएगा तो दिमाग पे तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर क्या है? नस ब्लॉक और हार्ट बीट है। तो टे नहीं बोल रहा है, तो इसके लिए ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। हमारे सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक ब्लड फ्लो होता है। इन दोनों चीजों को, बाल और नाखूनों को छोड़ करके वहां की जड़ों तक ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड ना फ्लो होगा तो क्या होगा? वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देगा। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, रक्त प्रवाह भी एक अत्यंत आवश्यक चीज बन जाती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज को आप समझते हैं अच्छी तरीके से। अगेन लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि हमें सभी को पता है कि जीवन की वे सही प्रक्रियाएं जो शरीर को जीवित रखने और रख रखाव के लिए आवश्यक होती हैं, क्या कहलाती हैं? जैविक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। हम ये भी एक अच्छा वो ले लेते हैं। वे सही प्रक्रियाएं जो एक जीव को जीवित रहने और अपने शरीर को बनाए रखने के लिए मदद करती हैं। जीवित रहने और और शरीर को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया मदद करती हैं? ये 6 प्रक्रम। कौन कौन से? पोषण। कौन कौन सा? पोषण। पोषण के बाद श्वसन, श्वसन के बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन के बाद पुनर्जनन, परिवहन और पापचय। मेरे साथ बोलेंगे। पोषण, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन।
पुनर्जनन, परिवहन और उपापचय। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पुनर्जनन, परिवहन और उपापचय। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, उपापचय और उत्सर्जन। ऐसे करके हमारी टोटल कितनी प्रक्रिया होंगी? ये 6 प्रक्रियाएं होंगी जिनके द्वारा हमारी जैव प्रक्रिया मतलब कि जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पोषण किसे कहते हैं? फिर हमने खाना खाया, बाहर से ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेना। जैसे आज तो भाई बादाम खा लूं, ताकत बन जाएगी, दूध पी लूं, ताकत बन जाएगी, काजू खाऊं, मुनक्का खाऊं, बादाम खाऊं, ताकत बन जाएगी अंदर। ताकत बनने का मतलब क्या है? हमारे शरीर में पोषण को लेना। खाना खाना, रोटी को खा रहे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बॉडी बन जाएगी, खाना खा ले। खाना खाने से क्यों बॉडी बनेगी? क्योंकि बॉडी जब हम खाना खाएंगे तो खाने के साथ ऐसा तो नहीं है कि घर वाले केवल रोटी रोटी दिए जा रहे हैं। रोटी भी देंगे, सब्जी भी देंगे, सलाद भी देंगे, मठा भी देंगे, दही भी देंगे, घी भी देंगे, दूध भी देंगे। ऐसे सारे इत्यादि इत्यादि चीजें देंगे जिससे कि हमारी बॉडी को पौष्टिक आहार मिल सके, हमारा पोषण बहुत अच्छी तरीके से एक हो सके। पोषण में कौन कौन सी चीज आती हैं? जैसे सारी हरी सब्जी आ सकती हैं, फल आ सकते हैं, हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट आ सकते हैं, सारे सीड आ सकते हैं, जैसे का पंपकिन सीड, लौकी के बीज और सेम के उसके लौकी के बीज आते हैं, काशी फल के बीज आते हैं, तरबूज के बीज आते हैं, खरबूज के बीज आते हैं, बादाम के बीज आते हैं। इन सभी को अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में पोषण प्राप्त होगा। हम बात करेंगे वही पोषण की डेफिनेशन जीसीपीटी। यह एक मूलभूत जीवन प्रक्रिया है, ये सबसे पहली वाली जीवन प्रक्रिया है। ये नहीं होगी तो कोई भी चीज संभव नहीं होने वाली। सबसे पहले अगर शिशु को जो पोषण, सबसे पहले बॉडी को क्या चाहिए होता है? पोषण। तो पोषण के बारे में बात करें, एक मूलभूत जीवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा और शरीर को वृद्धि तथा रखरखाव के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त होती है। सीधी सी बात है, शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? पोषण से। शरीर के रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए कहीं चोट लग गई, कहते हैं ओ हल्दी वाला दूध पी लो, टीवी में क्या होगा, ओ इसको चोट लगी है भाई, हल्दी वाला दूध पिलाओ इसको जल्दी से। खाना खा रहे हैं और शरीर रखरखाव भी हो रहा है, शरीर का मेंटेनेंस भी हो रहा है, किसकी वजह से? हल्दी वाला दूध पीने की वजह से। एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबॉडीज होती हैं जिसकी वजह से घाव वगैरह हो रहा होगा वो जल्दी भर जाएगा। पोषण की वजह से मेंटेनेंस शरीर का होता है, पोषण की वजह से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहली मूलभूत प्रक्रिया कौन सी हमारी है? पोषण है, जिसमें हम क्या करते हैं? तो आप रिपीट कर रहे हैं, पोषण वे अभिक्रिया है जिसके द्वारा शरीर को रखरखाव के लिए और शरीर को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होती है। तो हम क्या कहेंगे पोषण के बारे में? वे जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक होती है, मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाता है। तो पोषण कौन सी अभिक्रिया है? वे अभिक्रिया जो शरीर को बनाए रखने के लिए और शरीर को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होती है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाती है। पोषण में अगेन आपको पता चल गया है, फल सब्जियां, दूध, मठा, घी, जूस, दही, मक्खन, घी, सारी चीजें पोषण के अंतर्गत आती हैं। ओके, अब पोषण जीवों की बात करेंगे। भाई निर्जीवों में तो पोषण होगा थोड़ी नहीं, पत्थर को थोड़ी नहीं कहोगे लो भाई तू खाना खा ले, तू बड़ा तब भी हो जाएगा। तुम घर से थोड़ी नहीं कहोगे ले भाई तू 1 किलो जलेबी खाओ, कमरा जो छोटा सा है वो बड़ा हो जा हमारा वाला कमरा, ऐसा तो होगा नहीं। पोषण किस में होता है? जीवों में होता है। जीव कौन होते हैं? ये जो कि 6 अभिक्रिया करते हैं ज्यादातर कुछ जीव नहीं करते हैं, ऐसे पेड़ 6 अभिक्रिया नहीं करते हैं। पेड़ तो नहीं कह रहा ओ भाई टट्टी लगी है जल्दी भागने जा रहा हूं मैं, नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो उत्सर्जन करने वाला नहीं है। तो रिपीट कर रहा हूं, हमारी 6 अभिक्रियाएं जो कि जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती हैं, कौन कौन सी है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, परिवहन और बताओ आप, और परिवहन के बाद एक और रह गया, कौन सा है? कौन बोलेगा भाई? कौन कौन सा? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, परिवहन और एक और रह गया, कौन? नहीं बताया जा रहा? चलो एक और बात देखते हैं। पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है, परिवहन के बाद पुनर्जनन, सेक्स कैसे भूल सकते हो तुम, और उपापचय, ऐसे करके 6 प्रक्रिया हमारी संपन्न होती हैं। तो पोषण हमारे कितने टाइप का होता है? 2 तरीके का, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कौन सा होता है? जिसमें जीव खुद खाना बनाते हैं, किसी दूसरे के खाने पर निर्भर नहीं होते। वह पोषण जिसमें जीव स्वयं अपना खाना अकार्बनिक पदार्थों द्वारा बनाते हैं, क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण कौन सा? वह पोषण जिसमें जीव दूसरे चीजों पर पोषण पर निर्भर होते हैं। जैसे
ये एल्गी है। एल्गी क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना खुद बनाती है। अब गाय क्या कर रही है? गाय कहाँ के लिए है? गाय कह रही है भैया सूरज निकले तो घास पैदा होगी, घास पैदा होगी तो मैं खाऊंगी। तो गाय किस पे निर्भर रही है? गाय का पोषण किस पे निर्भर है? घास पर। गाय का पोषण किस पे निर्भर है? घास पर। तो ये कौन सा पोषण कर रही है? विषम पोषी पोषण। ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, दूसरी चीजों पर निर्भर होता है, विषम पोषी पोषण। और जिसमें जीव दूसरे जीवों वगैरह पर निर्भर नहीं होता, विषम पोषी, लाल इसको सही कर लेना, उसको क्या कहते हैं? समपोषी पोषण कहते हैं। ओके, अब संपोषी पोषण के लिए बात करते हैं। वह पोषण जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थ जिसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड ना बने, जैसे जल। जल को जलाओ, काला नहीं पड़ेगा। सॉरी, गलत कह रही है मैंने। अकार्बनिक पदार्थ वे सभी पदार्थ जो जलने पर काली ना पड़े, वो सभी क्या कहने वाले हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहने वाले हैं। तो हम क्या कहने वाले हैं? रिपीट कर रहा हूं। पोषण, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वह पोषण जिसमें जीव सरल अकार्बनिक स्रोतों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सब वह पोषण जिसमें जीव अपने अकार्बनिक पदार्थों और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण में होता क्या है? स्वपोषी पोषण कौन कौन करता है? कुछ तो पौधे करते हैं और कुछ जीवाणु क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण कर रहे होते हैं। पोषण में आता है स्वपोषी पोषण कौन करते हैं? कुछ जीवाणु करते हैं और कुछ पौधे करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? इसको थोड़ा सा समझो। स्वपोषी पोषण का, ये बात अंडरलाइन करने वाली है। स्वपोषी पोषण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण, स्वपोषी पोषण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पोषण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या है प्रकाश संश्लेषण? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे, जिसमें पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब सुनो, यहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं, कुछ कुछ बैक्टीरिया पेड़ पौधे भी बनाते हैं, शैवाल भी बनाते हैं, और कुछ कुछ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, चार चीजें होती हैं प्रकाश संश्लेषण में। कौन कौन सा? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, उसके बाद वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और क्लोरोफिल। ये चार चीजें मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है? पेड़ पौधों का खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा होता है। तो हम दोस्तों आगे चल रहे हैं। अब पहले समझो प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। सुनो, तो हम क्या बात कर रहे हैं, द्वारा अच्छी तरीके से समझ लो। वह प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, किस किस का? नंबर एक, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नंबर दो पानी, नंबर तीन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और नंबर चार, पानी के बाद क्या आता है? नंबर चार क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल चारों मिलकर पेड़ पौधे के लिए खाना बनाने के लिए तैयारी करते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। तो वह प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें
पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के द्वारा अपना खाना तैयार करते हैं। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिख रहा है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया अपना खाना तैयार करते हैं। कैसे करते हैं पहले समझो। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आएगा, पेड़ पौधों से पौधे जड़ों के द्वारा पानी को खींचेंगे पत्तियों पर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा और हमारा खाना तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से, पेड़ पौधे जड़ों से पानी खींच रहे हैं। पानी का मतलब क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। शायद आपको दिख रहा होगा नीले नीले कलर का हाइड्रोजन के 2 अणु है और रेड कलर का पानी का 1 अणु है। जब ये ऊपर जाएगा, पानी मतलब कि H2O ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, पत्तियों के पास। कहाँ जाएगा, पत्तियों के पास। कहाँ जाएगा, पत्तियों के पास। जब पानी पत्तियों के पास जाएगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और पेड़ पौधे क्या करेंगे, पेड़ पौधे क्या काम कर रहे होंगे, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, तो पेड़ पौधों के लिए क्या करेंगे दोबारा से समझते हैं। जब पहले, सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा पेड़ पौधों पर। सूर्य का प्रकाश पड़ा पेड़ पौधों पर, तुरंत पेड़ पौधों की पत्तियों पर होते हैं छोटे 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 छिद्र। बहुत छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बहुत छोटे 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 छिद्र होते हैं, जिनसे क्या करते हैं, ये खुलते हैं छिद्र, और पत्तियों पर जो छिद्र होते हैं वो खुल करके, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, ऐसे पेड़ पौधे पत्तियों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ के अंदर ले आते हैं। पेड़ के अंदर ले आते हैं। पेड़ के अंदर पत्तियों पर हमारा क्या आ गया, CO2 आ गई, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ा, पानी पत्तियों पे आया, ये तीनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, हमारा खाना, मतलब कि ग्लूकोज बनाने के लिए तैयारी कर लेंगे। क्या बनाने के लिए तैयारी कर लेंगे, ग्लूकोज। इसके लिए मैं एक तुम्हें वीडियो दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण की। कहाँ गई, देखो अमीबा कैसे खुल रहा है भाई ये। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, हो क्या रहा है इसमें, सही से देखो सुनो। सबसे पहली बार पेड़ आया, पेड़ पे पत्तियां लगी, पत्तियां लगने के बाद अब समझो अच्छे तरीके से पहले इसको, हो क्या रहा है, पेड़ पौधों की जड़ें ये हैं, पत्तियां लगी और पत्तियों में क्या हो रहा है, सबसे पहले सूरज आएगा। कौन आएगा, सूरज आया। सूरज आते ही पेड़ पौधों की जड़ों को सिंबल जाता है, जैसे ही हमारा प्रकाश उदय होता है, जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, तुरंत पत्तियों पर प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो तुरंत पत्तियों को सिग्नल मिलता है कि वो जड़ों से कह के लाओ रे लाओ, पानी लाओ, पानी लेने दो, आन दो पानी को। तो पानी मतलब कि H2O, पानी मतलब कि H2O, पानी मतलब कि H2O पेड़ पौधों में अंदर जाने लगता है। पानी मतलब कि कौन, H2O। पानी मतलब H2O, वाटर क्या होने लगता है, पेड़ पौधों की जड़ों से। अब H2O में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन धोखा है। देखो H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक रेड वाला ऑक्सीजन पेड़ पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचने का काम करेगा। तो सूर्य भगवान जैसे ही आए, पहले कौन आया, सर सूर्य का प्रकाश आया। सूर्य का प्रकाश आते ही हमने क्या काम किया, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आया। सूर्य के प्रकाश आते ही पेड़ पौधे की पत्तियों ने क्या कहा, जड़ों से भाई पानी लाओ, पानी मतलब H2O लाओ। अब H2O जैसे ही आने लगेगा, H2O जैसे ही आने लगेगा तुरंत क्या होने लगेगा, यहाँ पे
H2O पेड़ पौधों की पत्ती, पेड़ पौधों की जड़ों से कहां तक आएगा, पत्तियों तक आएगा। तो आने दो अभी। अब पेड़ पौधों ने क्या लिया, CO2 लेना चालू किया। देखो रुक जाओ अभी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। सुनो, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आया, पेड़ पौधों से जड़ों से क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो अंत यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, पेड़ पौधों की पत्तियों पे छोटे 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 छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा पेड़ पौधों की पत्तियां आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचेंगी, और क्या खींचेंगी, देखो क्या क्या चीज इसने खींची है पेड़ पौधों ने, इसको थोड़ा सा देखते हैं। पेड़ पौधों ने पानी लिया, कहाँ से लिया, जड़ों से। पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, कहाँ से ली, कहाँ से ली, आसपास के वातावरण से। किसके द्वारा, पेड़ की पत्तियों पर उपस्थित छोटे 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 छिद्रों के द्वारा ली। किसकी उपस्थिति में ली, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। भैया आपने तो अभी तक क्लोरोफिल के बारे में बताया भी नहीं था, क्लोरोफिल क्या है। हरी चीज पेड़ पौधों पर जहां पे भी हरा कलर दिखता है वहां सभी पे क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ये किसके द्वारा मिलता है, क्लोरोप्लास्ट वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वर्णक होता है जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। आप ऐसे याद रख सकते हो कि हरा कलर, हरा रंग, जिस भी पेड़ पौधों के जिस भी भाग में हरा रंग होगा, इसका मतलब उसके पास कौन सा वर्णक होगा, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होगा, उस पर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल का मतलब हरा कलर होगा। तो जिसके भी पास हरा कलर होता है, ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियों के पास सबसे ज्यादा हरी होती हैं, तो इसमें क्लोरोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो क्या कहा है मैंने कि पहले पानी आएगा, पानी के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही पेड़ पौधों की पत्तियों ने कहा भाई जड़ों से पानी लेके आओ। जैसे पानी पत्तियों के पास आ गया तो उन्होंने क्या ली, आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड ली क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि क्लोरोफिल का काम, यहाँ पे क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम है सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्लोरोफिल का काम है सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। और रासायनिक ऊर्जा को का उपयोग जल के अणु, जल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल के अणु को अलग अलग करना, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करें और क्रिया करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करें। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जो पेड़ का क्या है, खाना, C6H12O6, C6H12O6। रिपीट कर रहा हूं, तो पेड़ पौधों में सबसे पहले आएगा सूर्य का प्रकाश, फिर जब पत्तियां क्या कहेंगी, जड़ों से लाओ लाओ पानी लाओ, जब पत्तियों के द्वारा पानी आएगा, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा, पेड़ पौधों की पत्तियां छोटे छोटे छिद्रों से क्या लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेंगी। तो क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आते क्या हो रहा है भाई, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आते ही पानी जड़ों से मंगाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड खींची जा रही है, आसपास वातावरण से क्लोरोफिल हमारा लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल सके, जो कि जल के अणु H2O, जल के अणु H2O, जल के अणु H2O से हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर सके। इसके द्वारा क्या होगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, C6H12O6। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, C6H12O6। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और जल को बाहर निकालेंगे। कितना कितना आएगा, 6 6 12 6। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही होगी। लो इस पूरी रिएक्शन को सही से देखते हैं क्या क्या हो रहा है स्टार्टिंग से। दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, पेड़ उगेगा, पेड़ होगा तो पेड़ पौधे क्या, सूरज का प्रकाश इस पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सूरज भगवान देखो आए, सूरज का प्रकाश पड़ा। अब पत्तियां क्या कहेंगी जड़ों से, लाओ लाओ पानी लाओ, तो लोग देखो भाई पानी के अणु H2O ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पत्तियों के पास। कहाँ जा रहा है, पत्तियों के पास। जैसे ही पानी आ गया तो आसपास के वातावरण से क्या ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगी पत्तियां। किसको खींचेंगी,
कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तुरंत ये ग्लूकोज बना देंगे, तुरंत पेड़ पौधे में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगी, क्या होगा, ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगी और ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, अर्जेंट कॉल है, लेनी ही पड़ेगी। सबसे पहले हाँ, तो क्या हमें पूरी वीडियो समझ में आई क्या हो रहा है? चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो हो क्या रहा था, क्या हमें समझ में आया था पेड़ पौधों पर? सबसे पहले पानी आया कि सूरज भगवान आए, सबसे पहले सूरज निकला, सूरज के बाद पत्तियों ने जड़ों से कहा कि भाई पानी दो, पानी जैसे दे दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और जल की उपस्थिति में क्या बन गया, ग्लूकोज बना। आगे देखते हैं, चलो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सूरज सूरज भगवान आई, सूर्य का प्रकाश आया, क्या आया, सनलाइट आई, सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल तो पत्तियों पे हमेशा रहेगा, हरा भाग तो पत्तियों पे हमेशा रहेगा ना, रोफिल। क्या आएगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O जल। जब जल हम पे आ गया तो क्या बात हुई यहाँ पे हमारी दोस्तों, तो एक बार इस रिएक्शन को याद करने के लिए कोशिश करते हैं। क्या क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा और क्लोरोफिल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा और क्लोरोफिल होगा। क्या क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होगा, और जल होगा, क्या होगा, जल होगा, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा, और ऑक्सीजन बनेगी और जल बाहर निकलेगा। क्या करना है, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 एकम 6। बस एक बार अगेन देखते हैं, फिर हम आगे इसको बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड आई, सॉरी क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर पत्तियों के द्वारा ली थी, जड़ों के द्वारा हमने क्या लिया था, पानी लिया था, जड़ों के द्वारा हमने क्या लिया था, पानी लिया था, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जैसे हमने लिया तो हमारा क्या बन गया, पेड़ पौधों का खाना, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ऑक्सीजन बनी और पानी बाहर निकला। 6 दूनी 12, 6 लिखा, 6 दूनी 12 लिखा, अब 6 और लिख दो, लोगे रिएक्शन पूरी। क्या क्या करेंगे, पहले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लेंगे वाटर, किसकी उपस्थिति में, किलो सनलाइट, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी और जल बाहर निकलेगा, जल का मतलब H2O, और 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 एकम 6। ऐसे करके हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, अब प्रकाश संश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कौन से बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बात, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता किसकी है, मुझे अच्छा ऐसा लगता है दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया होगा, किस किस चीज की आवश्यकता है, किस किस चीज की आवश्यकता है, कौन बताएगा भाई, राजीव तुम बताओ। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है। दूसरी बात, जल होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, जल,
जल का मतलब H2O होना जरूरी है। तीसरी बात, सनलाइट होना जरूरी है। और नंबर चौथी बात, क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्या हमें बात समझ में आ रही है? किस किस चीज की आवश्यकता होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, सनलाइट की आवश्यकता होगी और क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, ये पहला आवश्यक बात बताई हमने। दूसरी बात, ये ए हो गया पॉइंट। बी कौन सा हो गया? दोस्तों इन सब चीजों को लिखते जाइएगा जिससे कि आपके नोट्स बेहतर बन सकें। दूसरी बात, बनेगा क्या क्या? उत्पाद में क्या बनेगा? पहली बात तो ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6 बनेगा। क्या बनेगा? C6H12O6 बनेगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन बनेगी। क्या बनेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब O2 बनेगी। ऑक्सीजन के बाद क्या बनेगा? हमारा बनेगा ऑक्सीजन के बाद क्या? बताओ। ऑक्सीजन के बाद बनेगा जल। जल का मतलब H2O बनेगा। क्या मैं इतनी बात क्लियर तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? ओके। ये तो बात आई कि आवश्यक क्या चीज है प्रकाश संश्लेषण के लिए, बनेगा क्या बात है। अब आती है एक क्वेश्चन जो कि मेरा आप सभी से है। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश, ये क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी बात, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्या भूमिका है? क्यों हम क्लोरोफिल का यूज कर रहे हैं? सबसे आंसर, बहुत अच्छा आंसर है इसका अगर दिया जाए तो। आंसर समझो। क्लोरोफिल करता क्या है? सूरज से आने वाले प्रकाश को, सूरज से आने वाली सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सूरज से आने वाली सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिसका उपयोग पानी के अणु में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाने में करते हैं। तो क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का कार्य सूर्य से, क्लोरोफिल का कार्य सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, जिसका उपयोग किसमें करते हैं? जिसका उपयोग जल के अणु, जल के अणु को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में तोड़ना है। तोड़ने में करते हैं। तो क्या बात क्लियर हुई? पहली बात ये क्लियर हुई कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। सबसे पहली बात, क्या क्या चीज आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरी बात हमने सीखी कि क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी और जल बनेगा। जब ये चीज बन जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल का काम है रासायनिक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा क्या काम करेगी? हमारी जल के अणु, जल मतलब H2O के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना है। कि हमें ये बात क्लियर हो गई है। अब एक मेन बात जो कि आपको हमें बतानी है, मेन बात जो कि मुझे आपको बतानी है वो क्या है, थोड़ा सा समझते हैं और एक ही बार में क्लियर करते हैं। सुनो भाई, सूर्य का प्रकाश हमारी पेड़ पौधों पर पड़ा और खाना बन गया। तो खाना बना तो इसमें क्या क्या चीज हमारी जो कि हुई, क्या क्या चीज होती है पहले एक बार समझ लेते हैं। हाँ चलो, चीजें तो आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली पूरी बात हुई गई है हमारी।
ये करना नहीं है। चलो आते हैं अब एक चीज ऊपर, जिसका नाम है स्टोमेटा। क्या नाम है? स्टोमेटा। स्टोमेटा या फिर रंध्र, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। आई मैंने दोस्तों आपको बताया था पेड़ पौधों की पत्तियों पे छोटे 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 छिद्र होते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों पे छोटे 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 छिद्र होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं अपनी नाक के द्वारा, पेड़ पौधे सांस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर छोटे 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 छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। वही छिद्र क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। वही छिद्र क्या कहलाते हैं भाई? हमारे स्टोमेटा कहलाते हैं। तो क्या होता है स्टोमेटा? पेड़ पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। क्या कहलाता है? स्टोमेटा कहलाता है। अब पेड़ पौधों पर स्टोमेटा काम क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करने का, गैसों का आदान प्रदान करने का। अब देखो सुनो भाई, जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होगा तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी बाहर से, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी। और जब प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण संभव हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, तो हमारी क्या चीज छोड़ी जाएगी बाहर? क्या चीज बाहर छोड़ी जाएगी? हमारी ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा। तो बाहर भी किनके द्वारा छोड़ता है? इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा हमारे छोड़े जाते हैं। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? रंध्र क्या होते हैं? वो छोटे पत्तियों पर उपस्थित हुए छोटे छोटे छिद्र, जिनके द्वारा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है। अच्छा, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है जो कि मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी, वो क्या है? सुनो, क्वेश्चन ये आता है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ के किस भाग में होता है? क्वेश्चन क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के किस भाग में होता है? आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा पत्तियों के द्वारा। अभी आपको पता चल गया। और तनु के द्वारा। हाँ, सबसे ज्यादा दर कहां पे होती है? पत्तियों में। सबसे कम कहां पे होती है दर? तनु के द्वारा। सबसे ज्यादा दर कहां पे होती है? पत्तियों में। और सबसे कम दर कहां होती है? तनु में। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों और तनु के द्वारा होता है। सबसे ज्यादा कहां होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में। सबसे कम कहां होता है? पेड़ पौधों के तनु में। आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक और बात यहां पे जो कि समझने वाली बातें हैं। दिन के समय जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो स्टोमेटा इस तरीके के होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों पर, इस तरीके से बंद होते हैं। जब जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही स्टोमेटा खुलने लगते हैं। खुलने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचने के साथ साथ जल को पत्तियों के पास लेके आते हैं और ग्लूकोज को बना लेते हैं। और ग्लूकोज को बनाते तुरंत ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने लगते हैं। पर ये पिस्टोमेटा खुलते कब है और बंद होते कब है? जब स्टोमेटा की इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को क्या कहते हैं? इसको इस चीज की दोस्तों बात कर रहा हूं मैं। इसको कहते हैं हम गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल।
जब गार्ड सेलों में पानी भर जाता है तो गार्ड सेल सूज जाती हैं, और सूज जाती हैं तो खुल जाती हैं। खुलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचती हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती हैं। जब हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत समय तक चलती है तो सूरज की वजह से पानी की कमी भी होने लगती है। जब तो ये गार्ड सेल क्या हो जाती है, गार्ड सेलों में से पानी बाहर उड़ जाता है और गार्ड सेल पिचक जाती है, पिचक जाती है तो बंद हो जाती हैं, लाइक दिस। अभी तो ये खुल रही हैं सभी, अब ये बंद भी होंगी आगे वाले उसमें। देखो यहाँ पे गार्ड सेल खुली हुई हैं, गार्ड सेल खुली हुई हैं तो CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा कम है और CO2 को खींचने लग रही है। इसका मतलब पेड़ पौधों के अंदर CO2 को खींचने लग रही है, जिसके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज को बना सकें। और जब हमारी CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो गार्ड सेल अपने आप बंद हो जाती हैं। बंद हो जाती है तो फिर मत क्यों बंद हो रही हैं, क्योंकि पानी की कमी को रोक सकें। भाई पेड़ लगातार जड़ों से पानी खींचने लग रहा है, थक जाएगा ना, तो पानी की कमी को रोक सकें इसलिए। ओके, आगे अब स्टोमेटा को सही से बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अभी तक हमने केवल ओरली बात की थी, अब इसकी रिटिंग में बात करेंगे। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा पेड़ पौधों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। पाए हमारे तनों में भी पाए जाते हैं, पर ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कहाँ होते हैं, पत्तियों पर होते हैं। स्टोमेटा का प्रमुख कार्य गैसों का अद्भुत आदान प्रदान करना है। गैसों का स्टोमेटा का प्रमुख कार्य गैसों का आदान प्रदान करना। कौन सी गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना है। स्टोमेटा का प्रमुख कार्य आदान प्रदान करना है। अब इसमें मेन बातों को हम समझते हैं एक एक करके, क्या क्या कही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड हवा से इन जादुई छिद्रों के माध्यम से पेड़ पौधों के गर्भ में, मतलब कि पेड़ पौधों की पत्तियों में प्रवेश करती है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को लो दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलती है, सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यहाँ से एक मेन बात जो कि आप अपनी अपनी कॉपी पर अंडरलाइन कर लेना, अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूं मैं। कहाँ गया, ये रहा। हाँ, स्टोमेटा पानी की हानि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे ट्रांसपीरेशन, आगे जाके हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन कहते हैं पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यह जल का हानि जड़ों से पानी और खनिजों को ऊपर खींचने में सहायता करती है। रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। जब स्टोमेटा खोलेंगे तो सूर्य का प्रकाश पड़ा, स्टोमेटा खोले, स्टोमेटा खोलेंगे, जड़ों उससे पानी लेंगे, पानी लेंगे तो गार्ड सेल में पानी भरेगा, पानी भरने के बाद स्टोमेटा खुल जाएंगे। तो सूर्य का प्रकाश क्या करेगा, गार्ड सेल के पानी को लगातार अवशोषित करता रहेगा, बाष्पीकृत करता रहेगा। बाष्पीकृत का मतलब पानी को अगर धूप में रख दें तो बाष्प बन के लगातार उड़ता रहता है, इसलिए को हम बाष्पीकरण। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ट्रांसपीरेशन, क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन या फिर बाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही पानी की कमी होगी तो पानी के साथ साथ पेड़ पौधों की मट्टियों से फॉस्फेट, नाइट्रोजन इत्यादि इत्यादि चीज हमारी पेड़ पौधों की जड़ों से पत्तियों तक आती हैं, जिससे कि पत्ती हरी भरी और मजबूत बढ़िया दिखाई देती हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होना हमारी पेड़ पौधों में जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना गार्ड कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। तो गार्ड कोशिकाएं क्या होती हैं, वे कोशिकाएं जिनके द्वारा स्टोमेटा को खोला या बंद किया जाता है। तो वे कोशिकाएं जिनके द्वारा स्टोमेटा को खोला या बंद किया जाता है क्या कहलाते हैं, भाई गार्ड कोशिका कहलाती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवेश करता है तो वो सूज जाती हैं, सूजने की वजह से गार्ड सेल खुल जाते हैं। और जब ट्रांसपीरेशन मतलब कि बाष्पीकरण होता है सूर्य के द्वारा तो गार्ड सेल में से पानी उड़े जाता है, तो गार्ड सेल पिचक जाती हैं और पिचकने के बाद स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब गार्ड कोशिकाओं से पानी निकल जाता है तो ये सिकुड़ जाती है और छिद्र बंद हो जाता है। पौधे अपनी आवश्यकता ना होने पर भी अत्यधिक पानी के नुकसान से बचने के लिए स्टोमेटा को बंद कर सकती हैं। पर दोस्तों
ऐसा हर एक के नसीब में पेड़ पौधों के में नहीं है। जो रेगिस्तान में पेड़ पौधे होते हैं उनके पास पैसे ही कम, पानी की कमी है, तो वो क्या करते हैं, पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दिन के उजाले में नहीं करते, क्योंकि दिन के उजाले में करेंगे तो बाष्पीकरण के द्वारा बहुत सारा पानी उड़ जाएगा, जिससे कि वो सही से रह नहीं सकेंगे। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, वो सबसे पहले रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं, ध्यान देना, रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं पानी बचाने के लिए एक विशेष तरीका अपनाते हैं। वे रात में स्टोमेटा को खोलते हैं, जिससे कि CO2 गैस ले सकें, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं स्टोमेटा को खोल करके, अपने यहाँ पे स्टोमेटा को खोलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींच लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींच लेते हैं, एक इससे मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं, जिसका उपयोग दिन के उजाले में सूरज की रोशनी मिलने पर प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, जबकि उनके स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं। ध्यान दो, दिन में स्टोमेटा बंद क्यों रहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा खोलेंगे तो पानी की हानि ज्यादा होगी। पानी की हानि से बचने के लिए रेगिस्तानी पौधे, ध्यान देना, रेगिस्तानी पौधों का प्रकाश संश्लेषण हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं हाथरस में, उससे अलग होता है। कैसे, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैसे रात हुई तो रेगिस्तानी पौधे क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को खोलते हैं, पानी को भेज भेज कर, और आप स्टोमेटा जैसे खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेंगे। सूरज का प्रकाश आएगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही है, पानी पहुंच चुका है, सूरज का प्रकाश पड़ते ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमारा ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा और उसकी प्रक्रिया अच्छी तरीके से चलती रहेगी। अब पेड़ पौधे इतने चालाक हैं, रेगिस्तानी पेड़ पौधे, कि वो पानी की बचत करने के लिए स्टोमेटा को रात में खोलते, दिन में खोलते नहीं है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे एक मेन बात जो कि मुझे आपको बतानी है, पेड़ पौधे, कौन, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों, जब पेड़ पौधे ज्यादा खाना बना लेते हैं, ज्यादा ग्लूकोज बना लेते हैं, तो इनमें जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो पेड़ पौधे ज्यादा खाना बनाने पर ग्लूकोज मतलब C6H12O6 किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और अगर हम बात करें मनुष्य में, ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। आज हमारा पूरा स्वपोषी पोषण खत्म होगा और हम मिलते हैं अगली क्लास में। बोल मां के बिहारी लाल की जय।